नमस्ते एंड वेलकम डियर बच्चों टू लेक्चर नंबर 6 ऑन म्यूचुअल फंड्स। अभी तक के लेक्चर्स में बच्चों हमने म्यूचुअल फंड से संबंधित ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली हैं एक्सेप्ट फॉर व्हाट इज रिमेनिंग फॉर आवर टुडेज सेशन, whether it is related to the definition of mutual fund or the types of mutual fund schemes। फिर यहाँ पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी, जहां पर ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसके 2 इंग्रेडिएंट्स आपने पढ़े कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, फैक्ट शीट, नेट एसेट वैल्यू और उसका कैलकुलेशन, एक्सपेंसेस एंड द एक्सपेंस रेशो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कौन सी पार्टीज किस तरीके से एक म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करती है, इतना सब कुछ हम अभी तक पढ़ चुके थे, राइट? तो अब बारी आती है इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को उठाने की, और आज जो अपने को पढ़ना है दैट इज देयर ऑन द स्क्रीन फॉर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो 1996 में एग्जिस्टेंस में आए थे। यू रिमेंबर हमने इनिशियल लेक्चर्स में चैप्टर 1 के जब हम पढ़ रहे थे तभी ये देखा था कि सिक्योरिटी मार्केट के हर एक इंटरमीडिएरी पार्टिसिपेंट को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने अलग अलग रेगुलेशंस बनाए हैं एंड इन एडिशन टू द सेबी एक्ट 1992 ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। तो एक्ट में मेजर क्या था वो तो आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था, जहां सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट आपने पढ़ा था। अब अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग दूसरे जो एक्ट्स और रेगुलेशंस है वो आ रहे हैं, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस होते हैं या डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस होते हैं। तो उसी कैटेगरी में अब जो अगला रेगुलेशन अपन पढ़ रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस ऑफ 1996, जहां पर एएमसी बनने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या ट्रस्टी की क्वालिफिकेशंस, म्यूचुअल फंड्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, एडवर्टाइजमेंट कोड, रेस्ट्रिक्शन नॉर्म्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। करीब 5 से 7 हेडिंग्स हैं जो कि हमें आज टारगेट करना है। थोड़ा सा लंबा चलने वाला है हमारा आज का लेक्चर, बट वील मेक श्योर कि इस पार्ट को हम पूरा आज फिनिश ऑफ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले एज यू कैन सी जो चीज अपने को पढ़नी है, सबसे पहले अपने सामने आ रही है कुछ डेफिनेशंस, 3 डेफिनेशन। हालांकि ये तीनों टर्म आप अभी तक बहुत अच्छे से समझ चुके हो, बट इन रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों टर्म्स का एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ दिया है। तो लेट्स क्विकली सी कि इन रेगुलेशंस में ये डेफिनेशन क्या होती हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन आपके सामने म्यूचुअल फंड की है, जो ये कहती है कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के फॉर्म में स्टैब्लिश करा जाता है, जिसका पर्पस होता है सेविंग्स को रेज करना, फंड्स को रेज करना, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पर, फिर वो भले ही मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हों या गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हों या रियल एस्टेट से एंगेज्ड एसेट्स हों या किसी भी तरह की स्कीम्स हों। हमने इन सब के बारे में स्कीम्स में पढ़ा भी है ना। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार अलग अलग चीजें रहती हैं जो कि आपकी स्कीम्स को बनाती हैं। सो इन सब स्कीम्स में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो हमेशा एक 3 टायर स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है बच्चों। 3 टायर स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि यहाँ 3 पार्टी सबसे मेन रहती है। सबसे ऊपर स्पॉन्सर होता है, आपने ये पढ़ा। फिर स्पॉन्सर जो है वो ट्रस्टी को बनाता है, अपॉइंट करता है, और फिर होता है आपका एएमसी। तो ये तीनों मिलके ना आपके म्यूचुअल फंड की पूरी स्कीम को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स व्हाई ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो से कि म्यूचुअल फंड एक 3 टायर स्ट्रक्चर पर ऑपरेट करता है, ट्रस्ट बेस्ड होता है। क्लियर है इतना कंसेप्ट सबको? ठीक, चलो आगे 2 डेफिनेशन में फिर आ रही है स्पॉन्सर की और ट्रस्टी की डेफिनेशन। तो स्पॉन्सर के बारे में हम जानते हैं वो रहता है जो कि म्यूचुअल फंड की स्कीम को स्टैब्लिश करता है ना। सेबी में रजिस्ट्रेशन और ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें ये कोऑर्डिनेट करता है। तो इट कैन बी अ सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल, और इट कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट वर्किंग अलोंग विथ वन सच पर्सन हु इज एक्टिंग अलोन। ठीक है, वो स्पॉन्सर होता है। एंड देन यू हैव द ट्रस्टी जो कि यूजुअली एक बोर्ड के फॉर्म में रहते हैं, कंपनी के फॉर्म में रहते हैं, और जो म्यूचुअल फंड स्कीम में एएमसी की उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं इन द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर्स, जिसे बेचने की परमिशन भी ट्रस्टी के पास होती है, अधिकार ट्रस्टी के पास होता है यदि एएमसी इन्वेस्टर्स के फंड्स को टाइमली और ड्यूली रीपे नहीं करती है। दे हैव बीन गिवन दिस राइट।
तो ये 3 मेजर डेफिनेशन है। अब एक एक करके अपन क्या करते हैं, अपन ये सारे पॉइंट्स उठाते हैं और समझते जाते हैं म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में क्या दिया है। कैसे याद रखना है बताती जाऊंगी। सबसे पहला हेडिंग है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड। किसी भी म्यूचुअल फंड को सेबी के पास रजिस्टर कराने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नाम पर काफी सारे पॉइंट्स हमें यहां पर दिए गए हैं। मैं आपको सारे पॉइंट बता रही हूं, जो मेजर हैं वो एटलीस्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस हेडिंग से ये रेगुलेशंस की हेडिंग से बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक ही जगह बीच में इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस वाला पॉइंट आएगा जिसपे कैलकुलेशन आ सकता है, अदरवाइज है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि भाई जो स्पॉन्सर होगा वही स्टैब्लिश करता है ना, आपकी हेडिंग क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो रजिस्ट्रेशन, स्टैब्लिशमेंट, ये सारे काम स्पॉन्सर कराता है। तो मेजरली ये स्पॉन्सर के लिए कि जो स्पॉन्सर है उसका एक साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एंड जनरल रेप्यूटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी इन द बिजनेस। बेसिक सा पॉइंट है ना, साउंड बिजनेस रिकॉर्ड हो और फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी की जनरल रेप्यूटेशन हो। यदि वो एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है पहले से ही, तो वो एक ट्रस्ट के फॉर्म में हो और ट्रस्ट डीड जो है उसे सेबी ने अप्रूव कर दिया। नया है तो फिर ऐसी स्थिति में ये इंश्योर कर लें कि तब भी ट्रस्ट डीड जो है वो सेबी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट है कि स्पॉन्सर शुड कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 40% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ एएमसी, क्योंकि ये 3 टायर स्ट्रक्चर है ना आपका, तो स्पॉन्सर शुड कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 40% ऑफ द नेट वर्थ ऑफ एएमसी। ये चीज आपको ध्यान, ठीक है। सो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड हो स्पॉन्सर का, इंटीग्रिटी, फेयरनेस इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है तो ट्रस्ट और ट्रस्ट डीड सेबी में रजिस्टर्ड हो, एटलीस्ट 40% ऑफ द नेट वर्थ ऑफ एएमसी शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द स्पॉन्सर। फिर स्पॉन्सर, उसके डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर्स जिन्हें एम्प्लॉय करा गया है बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी, नन ऑफ देम शुड बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, any sort of a fraud or convicted of an offense that involves moral turpitude or is being guilty of an economic nature offense, है ना। तो moral turpitude में आप इन्वॉल्व ना हो, moral harassments में, इकोनॉमिक नेचर के कोई भी ऑफेंसेस आपने ना करे हो, आप ऐसी किसी भी चीज में इन्वॉल्व ना हो, ना तो स्पॉन्सर ना तो उसका कोई भी डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर्स जिन्हें एम्प्लॉय करा गया है उस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करने के। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां पॉइंट जो है वो आपसे कहता है कि जिन ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट करा जाता है, क्यों करते हैं अपॉइंटमेंट, तो यहां आगे मैंने आपको लिख करके दिया है, फॉर केयर टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट। तो ये जो ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट करा जाता है फॉर केयर टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट और असेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि फंड्स का मैनेजमेंट पूरा प्लान करती है, ये एज पर दीज रेगुलेशन होना चाहिए और इन दोनों का अपॉइंटमेंट स्पॉन्सर ही करता है। तो ये कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बस ये याद रखना है कि अपॉइंटमेंट एज पर रेगुलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद कस्टोडियन और रजिस्ट्रार का भी अपॉइंटमेंट अपन करते हैं। कस्टोडियन सेफ कीपिंग के लिए रहता है, ये अपन पढ़ चुके हैं, है ना, और दूसरी कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और रजिस्ट्रार ट्रांसफर्स और दूसरे ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। और स्पॉन्सर के नाम पे जो एप्लीकेंट हो वो एक फिट और प्रॉपर पर्सन। फिट मीन्स वी आर नॉट नेसेसरली गोइंग टू ओनली लुक इनटू योर फिजिकल फिटनेस, आप कितने फिट हैं, आप कितने दुबले हैं, आप कितने मोटे हैं, ये सब नहीं देखा जाएगा। यहाँ फिटनेस से बेसिकली हमारा मतलब होता है मेंटल फिटनेस। ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस एक क्राइटेरिया है, but mental fitness is also important and proper will definitely refer to the goodwill or fairness in transactions या integrity of the person। ये चीजें हैं जो कि हम टेस्ट करते हैं। तो मेजरली एलिजिबिलिटी में सिर्फ 5 ही पॉइंट है बच्चों, ये ई और एफ तो इतना खास नहीं है ना, ये तो हमको आसानी से याद हो जाएगा। मेजर 5 पॉइंट है। पहली चीज की स्पॉन्सर का साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एंड गुड रेप्यूटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर जो म्यूचुअल फंड है वो ट्रस्टी वाले पॉइंट पे बाद में आते हैं, अगर जो म्यूचुअल फंड है वो एग्जिस्टिंग है तो वो एक ट्रस्ट के फॉर्म में हो और ट्रस्ट डीड सेबी में रजिस्टर्ड हो। फिर तीसरा पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि एएमसी की 40% की नेटवर्थ में, एटलीस्ट 40% की नेटवर्थ में कंट्रीब्यूशन स्पॉन्सर का हो। स्पॉन्सर या उसके डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर्स जो एम्प्लॉय करे गए हैं ये फ्रॉड या मॉरल टर्पिट्यूड या इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केसेस में कन्विक्टेड ना हो, दोषी ना पाए गए हो, फिट एंड प्रॉपर पर्सन हो। बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी जो है या अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियंस जो है, रजिस्ट्रार जो है, ये सब एज पर द रेगुलेशंस होना चाहिए। इतना बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमको ध्यान रखना है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड। क्लियर है इतना? ठीक।
बाकी दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस पर अगर आए तो आप यहां देख रहे हैं, यहां पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। ये चारों पॉइंट सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ और चीजें हैं जो कि सेबी चेक करता है, जैसे कि ट्रस्टीज, स्पॉन्सर, कस्टोडियन, एएमसी सबके अपॉइंटमेंट्स, सबके साथ अग्रीमेंट एज पर द रेगुलेशंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज, द म्यूचुअल फंड शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट इट हैज टू इन्फॉर्म सेबी इफ एनी इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर्स दैट वर प्रीवियसली सबमिटेड हैज अंडरगॉन एनी चेंज, या अगर उसमें कोई भी चीज मिसलीडिंग है, गलत थी, तो उसको इमीडिएटली सुधार दिया जाए। ठीक है। बदलाव आए हैं, मटेरियल चेंजेस आए हैं तो वो भी, और जो रिक्वायर्ड फी है, पैसा तो भाई हर जगह लगता है। तो ये सब चीजें चेक करने के बाद सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डन कर देती है म्यूचुअल फंड स्कीम को। ठीक। लेकिन हमें तो अभी थोड़ा सा और पढ़ना है। अगला जो कंसेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड पे आधारित है, बट ये आप समझ चुके हो। यहां पर बस ये इतना सा ही पढ़ना है आपको। ये 2 पैराग्राफ है जो ये बताते हैं, पहली चीज कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट होता है, 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ट्रस्टी की भूमिका स्पॉन्सर के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ट्रस्ट डीड का प्रॉपरली ड्यूली एग्जीक्यूट होना और सेबी में रजिस्टर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। और दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट डीड शैल नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ अ क्लॉज दैट हैज द इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग और एक्सटिंग्विशिंग द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रस्ट in relation to any mutual fund or the unit holders, or indemnifying the investors or the AMC for the loss or damage to the unit holders by their acts of negligence, commission or omission। यानी ट्रस्ट डीड में हम ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाल सकते कि यदि ट्रस्टी या एएमसी से कोई गलती होती है तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे अपने उस नेग्लिजेंस या फिर एक्ट ऑफ ओमिशन या फिर एक्ट ऑफ कमीशन के लिए इन्वेस्टर्स को, यूनिट होल्डर्स को इंडेमिनिफाई करने के लिए। ऐसा क्लॉज थोड़ी डाल सकते हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी तो रखनी पड़ेगी आपको। तो वी कैन नॉट हैव एनी सच क्लॉज इन द ट्रस्ट डीड कि आप नहीं जिम्मेदार होगे, नुकसान की भरपाई आप नहीं करोगे यदि आपकी गलती के कारण या एएमसी की गलती के कारण यूनिट होल्डर्स को नुकसान होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अदरवाइज बाकी ट्रस्ट डीड का सेबी में रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो ये 2 छोटे से पॉइंट है जो यहां आपको ध्यान रखना है। अब तीसरे पार्ट में ट्रस्टी के बारे में, ट्रस्टी के बारे में यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ट्रस्टी के क्या क्वालिफिकेशंस होंगे जिसे ट्रस्टी अपॉइंट करा जाता है इन टर्म्स ऑफ दीज रेगुलेशन। रेगुलेशन नंबर सब जगह नहीं दी हूं, किताब में तो बिल्कुल भी कवर नहीं हुए हैं, तो जहां है अगर आप चाहें याद रखना तो रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे चलेगा, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में रेगुलेशन नंबर कोट नहीं हुए। तो इवन इफ यू डोंट कोड इन दी एग्जाम्स इट्स ओके। ठीक है। ट्रस्टी बनने के लिए कुछ 5-7 क्राइटेरिया है, और म्यूचुअल फंड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन जो कि ट्रस्टी के लिए है, सबसे पहली चीज सेबी की परमिशन। ऑफ कोर्स सेबी में रजिस्ट्रेशन, सेबी की परमिशन इंपॉर्टेंट है ट्रस्टी बनने के लिए। पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। ये एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हम चैप्टर 1 में ही पढ़ लिए थे, जहां पर हम सैट के कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे या सेबी के कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे। सो इन केस स्किपिंग ऑन, चैप्टर 1 के सेक्शन सुनिए, वहां एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग का मीनिंग है। ठीक। फिर तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एप्लीकेंट है जो ट्रस्टी के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है, द एप्लीकेंट शुड नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस जो मॉरल हैरेसमेंट या टर्पिट्यूड से जुड़ा हो या सिक्योरिटीज लॉज के नॉन कंप्लायंसेस से जुड़ा हुआ। ऐसे किसी भी तरह के ऑफेंस में आप इन्वॉल्व ना हो, ऐसा कोई भी गलत काम आपने ना करा हो। मेक श्योर दैट द एप्लीकेंट इज नॉट फाउंड गिल्टी, आप दोषी नहीं पाए गए हो, या आप पर ऐसा कोई इल्जाम न लगाओ कि आपने मॉरल टर्पिट्यूड या सिक्योरिटी लॉज के नॉन कंप्लायंसेस या उनके वायलेशन में अपना इन्वॉल्वमेंट रखा हो एज अ स्पॉन्सर। वो चेक कर लीजिए। ठीक है। एज ए ट्रस्टी, सॉरी, स्पॉन्सर में भी ये पॉइंट था। फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज शुड नॉट बी एलिजिबल टू एक्ट एज द ट्रस्टी। ये लोग ट्रस्टी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बनेंगे भाई?
यार एएमसी में 40% का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्पॉन्सर का होता है नेटवर्थ में, और एएमसी फंड को पूरा मैनेज करती है ना। तो इसीलिए ट्रस्टी और एएमसी में कोई डायरेक्ट लिंक पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसीलिए ये यहां पर क्वालिफिकेशन दिया गया है कि एएमसी का कोई भी डायरेक्टर या इवन खुद एएमसी, उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके ऑफिसर्स, उसके एम्प्लॉइज, they will not be eligible to function as a trustee even if they are trustees registered under SEBI. यदि वो ट्रस्टीज हैं और रजिस्टर्ड अंडर सेबी है तब भी, इफ दे आर द एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स ऑफ द एएमसी, जिस स्कीम के लिए आपकी कंपनी एएमसी है, तो फिर आप वहां पर ट्रस्टी नहीं बन सकते हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है अगर अ पर्सन इज ऑलरेडी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड देन ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड अगेन एज अ ट्रस्टी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड। यानी एक बार में एक ही म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी आप हो सकते हो, एक से ज्यादा के नहीं हो सकते। ठीक है, 2/3 ट्रस्टीज ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं और स्पॉन्सर्स से किसी भी तरह से नहीं जुड़े होते। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 2/3 एटलीस्ट ऐसे होंगे जो कहीं से भी स्पॉन्सर्स से नहीं जुड़े हुए हों। किन ट्रस्टीज की अपन बात कर रहे हैं? इन ट्रस्टीज की अपन बात कर रहे हैं। ये ट्रस्टीज, ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रस्टीज में एटलीस्ट 2/3 ऐसे हो जो इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ रहे इतना? फिर लास्ट और आखिरी पॉइंट जो यहां आपको दिया गया है, वो लास्ट और आखिरी पॉइंट आपसे कहता है कि यदि एक कंपनी अपॉइंट हुई है एज अ ट्रस्टी तो उसके डायरेक्टर्स cannot act as a trustee of any other trust। अगर एक कंपनी है जो ट्रस्टी है, वैसे भी ट्रस्टी एक बार में एक ही स्कीम का ट्रस्टी होता है, दूसरे म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं होता। ये आपने अभी यहां पर पढ़ा पॉइंट नंबर ई में। अब यदि ट्रस्टी कंपनी है और यदि वो किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए ट्रस्टी है तो उसके डायरेक्टर्स, देन इट्स डायरेक्टर्स कैन नॉट ओरिजिनली एक्ट एज अ ट्रस्टीज। वैसे तो वो एक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ यहां इस पॉइंट में आपको एक एक्सेप्शन है कि वो ऐसे एक्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इज इन नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। वो चीज ध्यान रखना है। पॉइंट ई ने बोला था कि एक बार ट्रस्ट अपॉइंट होने के बाद आप किसी दूसरे के लिए ट्रस्ट नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप एक कंपनी हो बीइंग अ ट्रस्टी तो आपके डायरेक्टर्स किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के लिए यहां पर ट्रस्टी एक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए वो ट्रस्टी बन रहे हैं और जिस ट्रस्ट में वो ऑलरेडी डायरेक्टर है, इनके ऑब्जेक्टिव्स के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये ध्यान आपको रखना। तो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक सबसे पहला जो आपने पढ़ा स्पॉन्सर का, जिसमें 5 मेजर पॉइंट है, और यहां पर ये 6-7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने ट्रस्टी के संबंध में। प्रायर अप्रूवल जरूरी है, डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन का आएगा मॉरल टर्पिट्यूड और सिक्योरिटी लॉस के वायलेशन का। ठीक, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या उसके जो डायरेक्टर्स हैं या उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो एलिजिबल नहीं होते टू एक्ट एज अ ट्रस्टी, और एक बारी में एक ट्रस्टी एक ही स्कीम का ट्रस्टी होता है। हालांकि यदि वो ट्रस्टी बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी हो सकते, प्रोवाइडेड ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड के बीच में ऑब्जेक्टिव का कॉन्फ्लिक्ट ना। ठीक है, 2/3 का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। 2/3 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज टोटली इंडिपेंडेंट होंगे, जिनका की किसी तरह का कोई लिंकेज या रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए विद द स्पॉन्सर्स। समझे इतना? ठीक, चलिए अब आ रहा है एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एएमसी के लिए। जनरल पॉइंट है, यहां पर कुछ बहुत स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है जिसे याद रखने में आपको दिक्कत आए। सिंपल से पॉइंट है, यदि एसेट मैनेजमेंट कंपनी पहले से एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर सेबी में रजिस्टर्ड है तो फिर उसका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेप्यूटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी इन द बिजनेस, जो हमने स्पॉन्सर में भी देखा था, ऑलमोस्ट वही पॉइंट है। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। आप सोचेंगे मैडम कंपनी कैसे फिट एंड प्रॉपर पर्सन होगी? तो ऑफ कोर्स एएमसी में फंड मैनेजर फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। उसके लिए हम ये चीज चेक करते हैं, जैसे स्पॉन्सर में भी फिट एंड प्रॉपर पर्सन आया था। ठीक, अब आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि स्पॉन्सर, ये इस डायग्राम में ये देखिए, स्पॉन्सर जो रहेगा वो एएमसी की 40% की नेटवर्थ होल्ड करता है।
अब यहाँ एएमसी के संबंध में देखिए कि एएमसी की नेटवर्थ कम से कम 50 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एटलीस्ट 50 करोड़ ऑफ नेटवर्थ चाहिए एएमसी बनने के लिए। ठीक, बाकी फिर 2-3 पॉइंट जो आ रहे हैं, ये 2-3 पॉइंट में हमें काफी कुछ वैसे पॉइंट मिलते हैं जैसे कि डायरेक्टर ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी आर पर्सन्स हु हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंस रिलेटेड फील्ड्स। सिक्योरिटी मार्केट से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड यू शुड नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस दैट इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड और इकोनॉमिक नेचर ऑफेंसेस और वायलेशन ऑफ द सिक्योरिटी लॉ। तो ये फिर वही पॉइंट रिपीट हुआ। ठीक है, की मैनेजरल पर्सनल जो होते हैं या की पर्सनल जो होते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, दे शुड ऑल्सो नॉट बी फाउंड गिल्टी, नॉट जस्ट ओनली द डायरेक्टर्स बट द की पर्सनल शुड ऑल्सो नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस that involve moral turpitudes, economic offenses or violation of the securities laws. Neither they should have worked for any asset management company or a mutual fund or any intermediary during the period when its registration has been suspended or cancelled by the board. ये बोर्ड से भी है, ये एक एडिशनल पॉइंट यहां पर आ जा रहा है। ठीक है, फिर एक सेपरेट पॉइंट जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, एएमसी हमेशा एक कंपनी होती है जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, याद रखिएगा। यहाँ भले ही नहीं लिखा है बट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज ऑलवेज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, एटलीस्ट 50% ऑफ सच डायरेक्टर्स के लिए ये क्राइटेरिया है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एएमसी हैज एटलीस्ट 50% ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉट एसोसिएटेड इन एनी मैनर विथ द स्पॉन्सर और इट्स सब्सिडरीज और द ट्रस्टी। एएमसी के एटलीस्ट 50% डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए हु आर नॉट एसोसिएटेड इन एनी मैनर, एसोसिएटेड इन एनी मैनर विद अ स्पॉन्सर और इट्स सब्सिडरीज और विद द ट्रस्टीज। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है कि चेयरमैन जो होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, इट कैन नॉट बी अ ट्रस्टी ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, इट कैन नॉट बी अ ट्रस्टी ऑफ एनी म्यूचुअल फंड। तो 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों ये, और याद रखने का एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ आपको। एक चार्ट बना लीजिए, एक सिंपल सा चार्ट बना लीजिए, जैसे आपने ये अपनी कॉपी ली, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लीजिए। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ले लीजिए म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन का, यानी कि यहाँ पर स्पॉन्सर का, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशंस फॉर ट्रस्टी का, और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एएमसी का। और इस चार्ट में ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, जहां सेम पॉइंट आ रहे हैं ना उनको एक ही साथ, जैसे जो यहां भी है यहां भी है यहां भी, एक ही साथ एक ही लाइन में लिख लो। ऐसा चार्ट बना लो इन तीनों को पढ़ने के बाद। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आपको, आधे घंटा से 45 मिनट्स लगेंगे, बट यू विल हैव द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक जिससे कि आप इन तीनों पॉइंट्स को याद रख पाएंगे। इतना क्लियर हो गया सब लोग को? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे, और गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली चीज जो हमारे सामने आ रही है वो है म्यूचुअल फंड्स के लिए बनाया गया कोड ऑफ कंडक्ट। एडवर्टाइजमेंट कोड अलग होता है, उस पर भी आएंगे, बट पहले यहां पर है कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसे अपन कहते हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट जिस पर एक शॉर्ट नोट जैसा पूछा जा सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, इनको ना बहुत सिंप्लीफाई करके जनरल लैंग्वेज में आप याद रख सकते हो। सिर्फ जो कीवर्ड्स है यहाँ पर वो कीवर्ड्स ध्यान रखना और अपने आंसर में ऐड कर लेना। जैसे कि एक पॉइंट आपसे कहता है म्यूचुअल फंड्स शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ ओनली द स्पॉन्सर्स or the directors of the AMC or members of the board of trustee or the directors of the trustee company, but in the interest of unit holders. Unit holders are investors. तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट तो यूं भी पैरामाउंट है, प्राइमरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स की इंटरेस्ट में काम करे, ना कि एएमसी या उसके डायरेक्टर या ट्रस्टी या स्पॉन्सर या किसी के भी पर्सनल बेनिफिट में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, फिर साथ साथ ये चेक करते जाओ कि एएमसी और ट्रस्टी समय समय पर जो भी इंफॉर्मेशन यूनिट होल्डर्स को देना है वो रिक्वायर्ड समय पर दे रहे हैं या नहीं। यहाँ डिसेमिनेशन का मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइड करना भी बोल सकते हो, लिख दिया मैंने यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए।
So whatever information that is necessary, adequate, accurate, explicit, सब जानी चाहिए, टाइमली जानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, चेंजेस इन द पॉलिसी, जनरल अफेयर्स ऑफ द स्कीम। टाइम पे इंफॉर्मेशन उनको आप देते रहो, ठीक है। अपने हर काम में हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपर केयर एंड प्रोफेशनल जजमेंट आपको एक्सरसाइज करना है। ये तो हर ही जगह है ना यार, प्रोफेशनलिज्म चाहिए काम में, इतना बड़ा लेवल पे आप काम कर रहे हो। ड्यू डिलिजेंस मतलब सारी चीजें टाइम पर होना चाहिए, ऐसा नहीं है जब मर्जी आए तब काम कर रहे हैं, जब मर्जी आए तब रिपोर्ट दे रहे हैं, जब मर्जी आए तब मना कर दे रहे हैं, है ना। कोई अपने घर की खेती तो है नहीं, इतने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें एंगेज होता है, इन्वॉल्व होता है। ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी कंप्लायंसेस हैं वो सब प्रॉपर कर रहे हो, यू आर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस, यू आर डिलीवरिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस एंड एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल जजमेंट्स। पर्सनल जजमेंट नहीं कि मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा होना चाहिए या मेरा मन कर रहा है ऐसा होना चाहिए वाली चीज नहीं होगी। प्रोफेशनल जजमेंट होंगे जो ठोस चीजों पर आधारित होंगे। यू शुड हैव वैलिड, reasonable, genuine reasons before taking any decision in the mutual fund। तो वो चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, समझ रहे इतना। फिर कुछ और पॉइंट आ रहे हैं। अच्छा, यहां आपको जो 7 याद हो जाए ना वो कर लेना, बस जो 7 पॉइंट आपको याद हो रहे हैं, मैं समझा सारे रही हूं आपको। एनी 7 दैट यू कैन रिमेंबर, उससे ज्यादा नीड नहीं। फिर 7 पॉइंट जो है वो आपसे कह रहा है कि excessive concentration on the broking firms, brokers, affiliates, associates, इन सब के साथ मत रखो, क्योंकि जितना ज्यादा इनको इन्वॉल्व करोगे ना उतना ब्रोकरेज खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा। तो ट्रस्टी और एएमसी को ध्यान रखना है कि कम से कम इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए ब्रोकर्स का, ताकि एक्सपेंस रेशियो कम रहे। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली हम जहां एक्सपेंस रेशियो पढ़ रहे थे वहां पढ़े थे एनएवी घटेगा, उसका सीधा इंपैक्ट या बर्डन इन्वेस्टर पे आएगा। तो ये भी ध्यान रखो कि इन लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट कम हो। किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ट्रस्टी और एएमसी के बीच में व्हाइल मैनेजिंग द स्कीम। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे हिसाब से ऐसा हो, आप बोल रहे मेरे हिसाब से ऐसा हो, पिताजी बोल रहे ऐसा होना चाहिए, माताजी बोल रही है ऐसा होना चाहिए, अभी दोनों के दोनों ऐड के बैठ गए, ये बोल रहे ऐसा करो, वो बोल रहे ऐसा करो, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा क्या करो, है ना। तो स्पॉन्सर के बाद जो ट्रस्टी और एएमसी होते हैं माता पिता की तरह है, तो दे शुड मेक श्योर कि किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मैच करें, ट्यूनिंग मैच करें, उस हिसाब से काम हो, ताकि म्यूचुअल फंड स्कीम सक्सेसफुल हो और इन्वेस्टर्स को उनके पैसे पे रिटर्न भी मिले। अल्टीमेटली यूनिट होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। वो चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं। फिर और क्या करना है ट्रस्टी और एएमसी को? ट्रस्टी और एएमसी को ये भी इंश्योर करना है कि हर एक स्कीम का प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए, हर एक स्कीम अलग होनी चाहिए, बैंक अकाउंट्स, दूसरी डिटेल्स, रिकॉर्ड सब अलग हो। हौच पौच नहीं कर देना, खिचड़ी नहीं बना देना है, हर एक की डिटेल्स अलग हो, हर एक का सेग्रीगेशन, डिविजन, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग, इस चीज का ध्यान रखना है। और क्या क्या ध्यान रखना है मैम ट्रस्टी और एएमसी को? तो और ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपने बताया था न्यू फंड ऑफर लाते समय, उसी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होता है आप इन्वेस्टमेंट करें, इधर उधर कहीं भी ना करें, अननेसेसरी फंड्स का डिविएशन ना हो, एंड इट शुड बी सोनली अगेन इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर। हर जगह ले दे करके ये बात आ जाती है घूम के, यूनिट होल्डर्स का इंटरेस्ट, यूनिट होल्डर्स का इंटरेस्ट, दैट इज ऑलवेज पैरामाउंट, इंपॉर्टेंट, प्राइमरी, ठीक। फिर हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी तो रखना ही है हमको, फेयरनेस इन डीलिंग्स तो रखना ही है हमको, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं, ओरल चाहे रिटर्न हो, एग्जैजरेटेड घुमा फिरा के, उल्टा पुल्टा कुछ भी बस ऐसे बोल करके जिससे कि हम अननेसेसरी अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी कैपेबिलिटी, अपने असाइनमेंट्स, अचीवमेंट के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताएं। लेट योर वर्क स्पीक एंड नॉट योर वर्ड्स। सुनते हैं ना हम हमेशा ये कि आपका काम आपके लिए बोलता है, आप अपने मुंह मियां मिठू थोड़ी बन सकते हैं, और जो बनेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में हमको उतनी इज्जत नहीं मिलना ना। तो ऐसे एग्जैजरेटेड, घुमा फिरा करके, बढ़ा चढ़ा करके सूचनाएं नहीं देनी है ट्रस्टी एएमसीज को, जिसमें कि वो अपने काम, अपने असाइनमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हो। लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू। आपका काम बढ़िया होगा, शानदार होगा, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सब आएंगे आपके पास।
काम शानदार नहीं होगा तो पहला भी दोबारा लौट के नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे था। एंड देन यू हैव द लास्ट पॉइंट जो आपसे कहता है कि कोई भी अनएथिकल मींस ट्रस्टी या एएमसी नहीं इंश्योर करेंगे, यूज करेंगे अपनी स्कीम्स को बाजार में बेचने के लिए या इन्वेस्टर्स को स्कीम्स खरीदने के लिए सॉलिसिट इंड्यूस करने के लिए। अनएथिकल मींस आप नहीं यूज कर सकते। अनएथिकल मींस मतलब कैसा मैडम? यहाँ बंदूक रख के थोड़ी बोल सकते हैं कि लाओ भैया पैसा निकालो, या चक्कू रख के थोड़ी बोल सकते हैं, फोन थोड़ी करेंगे घर पे कि भैया तुम्हारी घरवाली को उठा लिया है और अभी एक पेटी ला करके रखो, इस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा रखो, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हो या तभी जाकर के इसको छोड़ेंगे। नो अनएथिकल मीन्स इज अलाउड। ठीक है, तो यहां पर इतने सारे पॉइंट्स में बच्चों आपको जो भी 7 पॉइंट्स याद हो जाए, जिस सीक्वेंस में कर लो उतना इनफ रहेगा। मैंने आपको समझा सारे दिए। ठीक है, चलो अब इसके अलावा एक एडवर्टाइजमेंट कोड भी है आपके लिए। एडवर्टाइजमेंट कोड भी बनाया गया है। एडवर्टाइजमेंट कोड को लेकर के 5-6 छोटे छोटे पॉइंट है। हालांकि एडवर्टाइजमेंट कोड के बारे में हमने शुरू में भी डिस्कशन करा था। म्यूचुअल फंड से संबंधित जब भी एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं तो हमेशा याद रखिए ये एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज, स्पेसिफिक, कंप्लीट, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। एक्यूरेट, जितना बोलना है बस उतना ही, अननेसेसरी फालतू नहीं। सच बोलना है, सही बोलना है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना है, अनएम्बिगुअस ना हो, कंप्लीट हो और कंसाइज। शॉर्ट में सम अप करो यार, म्यूचुअल फंड सही है, खत्म। उसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं ना। तो ऐसे क्लियर, कंसाइज, अनएम्बिगुअस, कंफ्यूजन ना पैदा कर रहे हो। अनएम्बिगुअस मतलब जो कंफ्यूजन ना पैदा कर रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट्स यूज करिए अपने एडवर्टाइजमेंट में। किसी भी तरह के फॉल्स, मिसलीडिंग, बायस, डिसेप्टिव वर्ड्स, स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल मत करिए। कोई ऐसे अजम्पशंस या प्रेडिक्शंस मत दीजिए किसी भी टेस्टिमोनियल या रैंकिंग के आधार पर जो इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर सकते हैं। डू नॉट यूज देम। ठीक, कोई सेलिब्रिटी इसका हिस्सा नहीं बन सकती है। आप बताओ, आपने आज तक म्यूचुअल फंड के इतने ऐड देखे होंगे, कभी देखा क्या उसमें शाहरुख खान आ रहा है या सलमान खान आ रहे हैं, आयुष्मान खुराना आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं? नहीं। दूसरे कितनी ब्रांड्स को ये लोग एंडोर्स करते हैं, है ना, कितनी ब्रांड्स में हम एड्स में देखते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स में कभी कोई सेलिब्रिटी, क्रिकेट स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, नेता, राजनेता, फिल्मकार कोई नहीं होता। नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं हमारी आपकी तरह। हाँ, भले वो कोई सीन क्रिएट कर सकते हैं कि भाई जैसे कोई क्रिकेट टीम है या कोई फुटबॉल टीम है या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, और उसमें रियल सेलिब्रिटीज नहीं होते जिन्हें लोग सेलिब्रिटीज के तौर पर ट्रीट करते हैं। इट इज प्रोहिबिटेड अंडर द एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड्स बाय सेबी। ठीक है, फिर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो दैट नो एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल डिस्क्रेडिट अदर एडवर्टाइजमेंट और मेक अनफेयर कंपैरिजन। आप अपना माल बेचो ना यार, दूसरा क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है इससे आपको क्या लेना देना, और दूसरे की बुराई क्यों कर रहे हो? अपने काम पे ध्यान दो, अपनी चीज बेचने पे ध्यान दो, कंपैरिजन मत करो। द मोमेंट यू कंपेयर विद अदर्स, द मोमेंट यू से इनडायरेक्टली कि आप कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि ये हरकत करते ही वो हैं जो अपने आप को कम मानते हैं, तभी तो कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है। जब मैं जानती हूं कि मैं बेहतर हूं तो मेरे को अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही क्या? द मोमेंट आई मेक कंपेयर आई ऑटोमेटिकली डिग्रेड माई सेल्फ। म्यूचुअल फंड ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, ना ही किसी दूसरे एडवर्टाइजमेंट को डिस्क्रेडिट करेंगे, उसे गलत बताएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी वार्निंग जो कि म्यूचुअल फंड्स के संबंध में ऑफर डॉक्यूमेंट में भी दी जाएगी, लेजिबल, क्लियर, पढ़ने योग्य फॉन्ट्स में। लेजिबल मतलब पढ़ने योग्य, और इसी चीज को ऑडियो विजुअल मीडिया में भी दिखाया जाता है। आपने सुना था ना, वो जब हम पढ़ रहे थे रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड में, यही स्टेटमेंट सुनाई थी मैं आपको। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। 14 वर्ड्स है ये, और पूरे 14 वर्ड्स कम से कम 5 सेकेंड तक के लिए क्लियर और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बोले जाने चाहिए। जब म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट आता है, मैंडेटरीली, एडवर्टाइजमेंट कितना ही बड़ा कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये कम से कम 5 सेकेंड तक बोला जाएंगे ये 14 वर्ड्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अब ये केयरफुली तक बोलना है, बिफोर इन्वेस्टिंग कई बार बोल दिया जाता है, बट इतना मैंडेटरी, इतना तो बोलना ही बोलना है आपको, समझे? प्लस किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप ना दिखाएं, बताएं या छपवाएं पेपर में which is likely to be misunderstood or likely to be disguise the significance of any statement। किसी इंफॉर्मेशन की वैल्यू को डिग्रेड करता हुआ, किसी स्टेटमेंट को डिग्रेड करता हुआ स्टेटमेंट या एडवर्टाइजमेंट मत दीजिए। समझ गए हैं? इतना क्लियर हो गई ये पांचों छह चीजें आपको, 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीच में छोटी सी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस और फिर कोड ऑफ कंडक्ट और एडवर्टाइजमेंट कोड। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अब हम बढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ इस चैप्टर में, और ये जो हेडिंग आपको दिख रही है ये है रेस्ट्रिक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स बाय म्यूचुअल फंड। एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो पैसा इन्वेस्टर्स से लेती है उसे वैसे तो अलग अलग स्कीम्स में लगाती है, जैसे इक्विटी ओरिएंटेड या डेप्थ ओरिएंटेड या बैलेंस्ड फंड्स, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन मैच्योरिटी, बहुत सारे टाइप होते हैं। बट म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो पोर्टफोलियो होता है वो तो बड़ा रहता है, अलग अलग जगहों पर पैसा लगाया जाता है। इन सब को लेकर के एक रेस्ट्रिक्शन क्राइटेरिया है जो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में दिया गया है, उसके पॉइंट्स यहां आपके सामने हैं। रेस्ट्रिक्शन क्राइटेरिया, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, चलो एक एक को उठाते जाते हैं और समझते जाते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो पॉइंट कहता है आपसे कि कोई भी स्कीम will not invest more than 10% of its NAV, not more than 10% of its NAV in the debt instruments that are issued by a single issuer and which are rated not below the investment grade by any credit rating agency। CRA का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और ये हमारे देश में वो संस्थाएं होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स कंपनीज की रेटिंग्स करती है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। जैसे बच्चों को रैंक दी जाती है 1 2 3 बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द क्लास, वैसे यहां रेटिंग्स होती है। ठीक है, समझ रहे हो इतना? तो पॉइंट क्या है कि भाई नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट वर्थ आप लगाओगे इन एनी डेप्थ फंड, इन एनी डेप्थ इंस्ट्रूमेंट दैट इज इशूड बाय अ सिंगल इशूअर, प्लस जिस पर ग्रेडिंग भी होनी चाहिए, और वो ग्रेडिंग जो सीआरए से मिली शुड नॉट बी बिलो देन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इन्वेस्टमेंट ग्रेड इसका एक मिनिमम क्राइटेरिया है, जैसे बी ग्रेड सी ग्रेड होते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड इज द बी ग्रेड, उतना कम से कम होना चाहिए उस डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में। एंड नॉट मोर देन 10% ऑफ योर एनएवी शैल बी इन्वेस्टेड। ठीक है, समझ रहे हैं इतना? नॉट मोर देन 10% ऑफ द एनएवी शैल बी इन्वेस्टेड ओवर हियर। ठीक, हालांकि इसको बढ़ा सकते हो और इसको 12% तक पर ले जा सकते हो, लेकिन इसके लिए ट्रस्टीज और एएमसी की बोर्ड की कंसेंट लगेगी। ठीक है, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आ रहा है, दूसरा पॉइंट जो है वो अनलिस्टेड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कमर्शियल पेपर्स पर आधारित है, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट छोड़ देते हैं। और उसके लिए ये कहा गया है कि म्यूचुअल फंड अनलिस्टेड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। अनलिस्टेड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूडिंग द कमर्शियल पेपर्स, यानी इनमें नहीं करेंगे। अगर कमर्शियल पेपर्स लिस्टेड है तो कर सकते, नहीं है तो नहीं कर सकते। हाँ, बाकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, इन सब में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स नॉट मोर देन 10% ऑफ द एनएवी आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, एज फार एज अनलिस्टेड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसर्न कर ही नहीं सकते लाइक कमर्शियल पेपर, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। ठीक, किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड शैल नॉट ओन मोर देन 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल दैट कैरीज वोटिंग राइट्स। यानी आप इक्विटी फंड में जब पैसा लगाते हो तो किसी एक कंपनी के इक्विटी में आप 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इतने शेयर्स जिन पर 10% की वोटिंग राइट मिल रहे हो। म्यूचुअल फंड शैल नॉट ओन मोर देन 10% ऑफ द कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल दैट कैरीज वोटिंग राइट्स। तो फिर ऑफ कोर्स ये पॉइंट किसके लिए हो गया? ये इक्विटी फंड्स के लिए हो गया। ठीक है, मैक्सिमम सब जगह अपने को 10% का ही क्राइटेरिया मिलेगा।
ट्रांसफर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगर करना है किसी भी एक स्कीम से दूसरी स्कीम में, तो फिर वो प्रिवेलिंग जो भी मार्केट रेट होती हैं उन्हीं प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स पर ही पॉसिबल है बच्चों, और उसमें भी सेबी की अनुमति, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अनुमति, एएमसी की अनुमति, ऐसी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है जो इन्वॉल्व होंगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। एक एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल स्कीम्स अंडर द सेम मैनेजमेंट। सेम मैनेजमेंट मतलब एक एएमसी, सिंगल, सेम मैनेजमेंट से मतलब मैं सब लिखते चल रही हूं यहां पर ताकि आपको क्लियर रहे। सिंगल एएमसी में जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल द स्कीम्स दैट आर रन अंडर सेम मैनेजमेंट शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड। यहां 5% का क्राइटेरिया, ठीक, सेम मैनेजमेंट में आने वाली स्कीम्स, ठीक है। जो भी परचेज सेल होता है प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे होता है, ये तो हमको बता ही दिया है, और ये जितने भी परचेज सेल है ये सब म्यूचुअल फंड स्कीम के ही नाम पर होते हैं, किसी के पर्सनल नाम पर नहीं होते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन सामने आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ एन एसोसिएट और ग्रुप कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर की कोई भी एसोसिएट या ग्रुप कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज अनलिस्टेड हो में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता। एनी सिक्योरिटी इशूड बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट बाय एन एसोसिएट और ग्रुप कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर की एसोसिएट या ग्रुप कंपनी की सिक्योरिटी अनलिस्टेड है तो भी इन्वेस्टमेंट नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट है तो भी इन्वेस्टमेंट नहीं, ठीक है। और तीसरा कहां नहीं कर सकते, लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ ग्रुप कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर विच इज इन एक्सेस ऑफ 25% ऑफ द नेट एसेट, मतलब अप टू 25% कर सकते हो। स्पॉन्सर की जो भी ग्रुप कंपनीज हैं यदि उनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, अनलिस्टेड है तो कर ही नहीं सकते, लिस्टेड है तो कर सकते हैं सब्जेक्ट टू 25% ऑफ द एनएवी, बस, उससे ज्यादा नहीं। एनएवी निकाल करके उसके 25% तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है बच्चों, समझे क्या इतना। लास्ट के 2 पॉइंट आपके सामने क्या कह रहे हैं ये वाले पॉइंट। अब यहां जो इन्वेस्टमेंट है वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के संबंध में, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में है, और ये जो लिमिट है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के लिए 5 और 10 रिस्पेक्टिवली। सी पॉइंट नंबर एच, a mutual fund scheme shall not invest more than 5% of its NAV in unlisted equity share or equity related instruments in case of open ended scheme and 10% of the NAV in case of close ended scheme। यानी कि अगर ओपन एंडेड स्कीम है तो 5% से ज्यादा नहीं, क्लोज एंडेड स्कीम है तो 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करा जा सकता है। क्लियर हो रहा है। लास्ट पॉइंट, म्यूचुअल फंड जो है सेक्टर स्पेसिफिक भी चलते हैं, और उस हिसाब से ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVITs में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स ना अगले स्टेज में आती है, प्रोफेशनल में पढ़ते हो आप ये चैप्टर्स, वहां कर सकते हो। 2 छोटी सी कंडीशन बस यहां पर आपको दी गई है। पहली कंडीशन ये कहती है नो म्यूचुअल फंड अंडर all these schemes shall own more than 10% of the units of single issuer of the RET or INVIT, that's the infrastructure investment trust, ठीक। और दूसरा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स also, but such investments may be specified by the board and restrictions shall be implemented by the board from time to time। तो इतनी चीजें हैं जो कि इन रिस्ट्रिक्शंस के नाम पर आपको ध्यान रखनी है। मेजरली जितने पॉइंट मैं हाईलाइट कर चुकी हूं बस वही याद रखिएगा, इसीलिए इनको हाईलाइट करी हूं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर। पॉइंट नंबर ए से लेकर के आखिरी जी तक में सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड है। मेक श्योर इन्हें इसी तरह से याद रखो। और बस बच्चों इतना हुआ जो कि अपने को म्यूचुअल फंड्स में पढ़ना था। इतनी सारी चीजें हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में हमको डिस्कस करनी थी, राइट फ्रॉम द मीनिंग अप टिल दीज इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस। 5 से 7 नंबर का वेटेज रखने वाला ये चैप्टर, जिस पर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस का वेटेज भी है, कभी कभी दोनों ही तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट अ सिंपल एंड एन इंटरेस्टिंग चैप्टर यदि तरीके से आप इसे याद रख ले। तो इतनी सारी चीजें हैं जो मुझे आपको पढ़ानी थी।
इस सेशन को, इस चैप्टर को अपन यहीं फिनिश ऑफ कर रहे हैं। अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ आई एम गोइंग टू सी यू सुपर सून। टिल देन मेक श्योर आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर लें। कुछ इलस्ट्रेशंस और हैं जो आपको पढ़ते समय दिख जाएंगे फॉर ऑल द कैलकुलेशन वाला पार्ट, उन्हें अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करिए एंड देन वील मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन डू टेक केयर, बाय बाय।